नमस्कार दोस्तों, अनुपेश डिवीजन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, यानी यूपी स्पेशल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, सब में यूपी स्पेशल से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। इसका काफ़ी वेटेज होता है। उसी को ध्यान में रखकर जो है अब उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं जो है शुरू की जा रही हैं। इसमें जो होगा प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग से व्याख्यात्मक रूप से उसको हल किया जाएगा। उसके बाद टॉपिक को समाप्त होने के बाद जितने भर भी एग्जाम में अभी तक, चाहे जिस एग्जाम में यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न यूपी स्पेशल से, उस प्रश्न को सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद अगर जब टॉपिक कुछ बहुत समाप्त हो जाएगा तो जो है मिससेलेनियस जो है प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वह है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में, वो भी पूरा पाषाण काल से महाजनपद काल तक देखेंगे इसको। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का इतिहास या इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के अध्ययन के लिए सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो उत्खनन कार्य में जो भी औजार या बर्तन मिले हैं उन पे निर्भर रहना पड़ता है। और उस समय कोई लिपि प्रचलन नहीं थी, यानी साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो उसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है कि उस काल में लिपि तो प्रचलित होती है, यानी उस समय लिखे तो गए हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी लेकिन दुर्भाग्यवश उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों के वर्णन का भी जो है आधार बना के इसको लिखा गया है। वैदिक काल एक थोड़ा सा अपवाद है। वैदिक काल को कुछ विद्वान आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही मानते हैं, क्योंकि वैदिक काल का जो है इसके अध्ययन के लिए जो साहित्य प्राप्त होते हैं, तो उन विद्वानों का मानना है कि ये साहित्य वैदिक काल में न लिखे गए थे बल्कि उसके बाद के काल में लिखे गए। तो इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से जब इतिहास का जो है क्लास चलेगा तो वहाँ पे देखेंगे। हम लोग का यहाँ पे जो मेन फोकस होगा कि इतिहास तो देखेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग ज़्यादा इतिहास के गहराइयों में नहीं यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो पहला आज टॉपिक देखने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें पूरे भारत में, तो भारत में जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु के पल्लावरम एक स्थान है, पल्लावरम, वहां से पूरा पाषाणकालीन औजारों को प्राप्त किया था। और इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। अगर पूछ ले कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है। अब इसका नाम प्रयागराज, लोहंदा नाला, सोनभद्र, चकिया, चंदौली, इनको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सोनभद्र के इस जगह पर है एक चतरा ब्लॉक, और यहीं पर है एक करद गांव। इसी करद गांव के पास से जो है बेलन नदी निकलती है, और यह बेलन नदी यहाँ सोनभद्र से मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज आती है, और यहाँ पर बहती है टोंस नदी। और बेलन नदी यहीं पे जाके टोंस नदी में मिल जाती है। टोंस जो है गंगा की सहायक नदी है। अब पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि बेलन जो है किसकी सहायक नदी है, तो बेलन टोंस की सहायक नदी है। और इसी प्रयागराज और मिर्जापुर क्षेत्र में जो है बेलन घाटी का जो फैला हुआ क्षेत्र है, यहाँ से पूरा पाषाणकालीन कई महत्वपूर्ण जो है प्रमाण मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसका जो है उत्खनन कार्य, इसको भी याद रखना है कि इसका उत्खनन कार्य, बेलन घाटी का जो है उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है इलाहाबाद के प्रोफेसर थे गोवर्धन राय शर्मा।
गोवर्धन राय शर्मा ने प्रारंभ में इसका जो है उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ से कई जो है पूरा पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए और यहाँ पे जो है कई स्तर पर जो है संस्कृतियाँ दफनी हुई मिली थी। उनमें जो है पशुओं के भी जो है हड्डी इत्यादि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ सोनभद्र में है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला, इसका भी नाम याद रखना है लोहंदा नाला का। लोहंदा नाला के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है, यहाँ पे मिली है एक मातृ देवी की मूर्ति और यह मातृ देवी की मूर्ति जो है वह हड्डियों से निर्मित है, यानी अस्थि निर्मित है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि पूरा पाषाणकालीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। आपके ऑप्शन में दे देगा लोहंदा नाला, अतरंजी खेड़ा और बेलन घाटी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या अन्य ऑप्शन अहिछत्र दे देगा। तो आपको याद रखना है कि पूरा पाषाणकालीन मातृ देवी की मूर्ति जो कि अस्थि से निर्मित यानी हड्डी से निर्मित है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोहंदा नाला से। और लोहंदा नाला कहाँ पर है, सोनभद्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल की जो एक प्रमुख विशेषता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या होता था, जब पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल के समय में जो पत्थर के ही औजार बनते थे, तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जो है बड़े होते थे और बेडौल होते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते जो है पत्थरों की जो है लंबाई वो छोटी होती गई और उसके साथ साथ ही इस काल की दो प्रमुख विशेषता थी। जैसे एक मान लीजिए एक ये पूरा पाषाणकालीन एक औजार है, तो इस तरह बेडौल होता था। लेकिन आते आते मध्य पाषाणकालीन में फ्लैक, जैसे तीर कमान, तीर में क्या होता है, यहां से आगे ऐसे बना होता है। तो पहली बार तीर कमान जो है यह मध्य पाषाण काल में ही बना। तो जो पहले तो एक तो छोटे होते गए, सुडौल होते गए, उसके अलावा जो है फ्लैक पर निर्मित होने लगे मध्य पाषाण काल में। इसीलिए जो है मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो है फ्लैक संस्कृति, फ्लैक पे बनने के कारण, फ्लैक मतलब फलक पे बनने के कारण इसको फ्लैक संस्कृति भी कहा जाता है। और इसकी जो है सर्वप्रथम खोज, माइक्रोलिथ की सर्वप्रथम खोज कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में ही की गई थी। अब बात करें मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें पहले जो 3 स्थल हैं सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहर राय की बात करें तो यहाँ से 15 सवाधान मिले हैं। सवाधान मतलब जहाँ पे 100 दफनाए गए थे, 15 सवाधान प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन। और इनके जो 15 सवाधान थे, इनके सबके जो सर थे पश्चिम में थे, इनका सर पश्चिम की दिशा में था। और साथ ही साथ इनके साथ जो है औजार और अन्य जो है उपकरण दफनाया गया था। तो इससे जो है अनुमान लगाया जाता, पहले तो मृतक दाह संस्कार का उस समय का पता चलता है। दूसरा अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाण काल आते आते चूंकि उनके शव के साथ क्या था कि उपकरण दफनाए गए थे, तो पूर्व जन्म के जो है जो अगला जन्म होगा उसका जो है वहां पर प्रचलन शुरू हो गया था। ऐसा मतलब मान्यता जो है प्रचलित हो गई थी। सराय नाहर राय के जो है 15 सवाधान से पता चलता है। इसके अलावा सराय नाहर राय से एक जो है पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। पशुपालन जो है सुव्यवस्थित तरीके से नव पाषाण काल में जो है शुरू हुई थी, लेकिन एक प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर से पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल से भी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महादहा। महादहा से जो प्रमुख फैक्ट याद रखना है, महादहा से जो है स्त्री पुरुष सवाधान, इस फैक्ट को याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। स्त्री पुरुष सवाधान, स्त्री पुरुष सवाधान का मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि एक मध्य पाषाणकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किस जगह पर स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, तो वह है महादहा। ठीक है, स्त्री पुरुष सवाधान का साक्ष्य मिलता है। और दमदमा से जो है अन्य साक्ष्यों के साथ साथ यहाँ से श्रृंगार उपकरण भी मिलते हैं, श्रृंगार उपकरण। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाण काल तक आते आते जो है मानव श्रृंगार की ओर उन्मुख होने लगा था। यहाँ पे हड्डी और सींग से निर्मित जो है श्रृंगार सामग्रियाँ प्राप्त की गई हैं दमदमा से। और इसके साथ ही मध्य पाषाण काल की एक और विशेषता है, मध्य पाषाण काल आते आते जो है
जो मानव था वह चित्रकला की ओर भी उन्मुख होने लगा था। कुछ प्रारंभिक चित्र जो है पूरा पाषाण काल में भी ऐसे रेखा के रूप में रेखांकित किए गए थे, लेकिन जो थोड़ा सा उससे सुव्यवस्थित चित्र जो है मध्य पाषाण काल से मिलने लगता है। उसका जो है सर्वप्रमुख उदाहरण मध्य प्रदेश का जो है भीमबेटका की गुफा है, वहां से पूरा मध्य पाषाण कालीन सर्वप्रमुख चित्रों का जो है उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश में सुहागी घाट की गुफा जो कि मिर्जापुर में स्थित है, वहां से मध्य पाषाण कालीन चित्र जो है प्राप्त होते हैं। तो यहां याद रखना है कि मध्य पाषाण कालीन उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? सुहागी घाट की गुफा से। सुहागी घाट गुफा कहां से है? मिर्जापुर में। और जो दो अन्य प्रमुख स्थल हैं चौपानी मांडो और लेखहिया, इन दोनों को याद रखना है। चौपानी मांडो और लेखहिया ये दोनों टोंस नदी के पास में ही बेलन घाटी में स्थित है, प्रयागराज में। चौपानी मांडो के बारे में जो याद रखना है, चौपानी मांडो से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है। इसको याद रखिएगा, फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? चौपानी मांडो से। और इसके अलावा यहां से नरकंकाल भी प्राप्त हुए हैं और यहां से झोपड़ी भी प्राप्त हुई है चौपानी मांडो से मध्य पाषाण कालीन। और लेखैया के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है, लेखैया से जितने भी मध्य पाषाण कालीन जितने जगहों से नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक नरकंकाल लेखैया से प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक नरकंकाल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा तीनों प्रतापगढ़ में है। सुहागी घाट की गुफा मिर्जापुर में है। चौपानी मांडो और लेखैया प्रयागराज में है। ठीक है, सराय नाहर राय से जो है पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहाँ से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं। महादहा से जो है स्त्री पुरुष समाधान प्राप्त हुआ है, यानी स्त्री पुरुषों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, दमदमा जो है, दमदमा से श्रृंगार सामग्री प्राप्त हुई है मध्य पाषाण कालीन। सुहागी घाट की गुफा से मध्य पाषाण कालीन चित्र प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो से मृदभांड का जो है प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, चौपानी मांडो से। और लेखैया से मध्य पाषाण कालीन सर्वाधिक नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है मध्य पाषाण काल समाप्त उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब नेक्स्ट है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का जो प्रथम प्रस्तर उपकरण, पत्थर के उपकरण ही पाषाण काल तो यानी पत्थर का उपकरण, तो पहला जो प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया गया था नवपाषाण काल का, वह टोंस नदी घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, वहां से प्राप्त किया था। और इसे प्राप्त किसने किया था? ली मेसोरियर ने। डी मिसोरियन ने नवपाषाण कालीन प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। और महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्थल पहला याद रखना है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, महागरा और पंचो, ये तीनों बेलन घाटी में स्थित हैं। कोल्डिहवा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कोल्डिहवा से मिलता है। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर जो है धान और इसके अलावा धान की भूसी, धान के पुआल आज चिपके हुए, काफ़ी मात्रा में चिपके हुए मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोल्डिहवा में धान की खेती जो है काफ़ी मात्रा में की जाती थी। और महागड़ा या महागरा, यहाँ से भी जो है एक महत्वपूर्ण इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पे नवपाषाण कालीन एक पशुवाड़ा मिला है। पशुवाड़ा यानी पशुओं के पालने का जो जगह होता है वहां महागड़ा या महागरा से मिला हुआ है। ठीक है, और पंचों से भी खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और ये लहुरादेव संत कबीर नगर है। लहुरादेव से भी नवपाषाण कालीन कई साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें बर्तनों के साथ साथ जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है श्रृंगार सामग्री, यहाँ से भी कई श्रृंगार सामग्री प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के बीतते बीतते जो है मानव को तांबे का ज्ञान हो चुका था, तांबे का ज्ञान हो चुका था। तो अब जब पहले जो कृषि उपकरण थे वो पत्थर के बनाए जाते थे तो उसका उत्पादन क्या होगा? उसमें उत्पादन कम होगा। लेकिन जब तांबे का जब उपकरण बनाया जाने लगा तो पहला तो वह हल्का होगा, साथ में वह अधिक उपयोगी होगा। तो इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ने लगा। जब उत्पादन बढ़ने लगा, जैसे आपको मान लीजिए कि 10 किलो गेहूं की आपको जरूरत है,
और आपको 8 किलो आपने उत्पादन किया तो 2 किलो गेहूं के लिए आपको घूमना पड़ेगा। लेकिन जब आपने 10 किलो आपको चाहिए और आपने 12 किलो उत्पादन कर लिया, तब तो आप वहीं पे बैठेंगे, 2 किलो तो एक्स्ट्रा उत्पादन कर लिया। तो तांबे का जब खोज हो गया, तांबे का ज्ञान जब हो गया मानव को, तो उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ गया तो इतना अधिक उत्पादन करने लगा मानव कि वह एक स्थान पर बसने लगा। और यही पहला काल है ताम्रपाषाण काल, जब लोगों ने बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। तो यहां फैक्ट याद रखिएगा कि बड़े बड़े गांवों की पहली बार स्थापना कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। और पहली बार जो चित्रित भान यानी चित्रित बर्तनों का जो पहली बार साक्ष्य मिलता है वह भी ताम्रपाषाण काल में। मृदभान तो पहले हम लोग देख चुके हैं, मिल चुका है, लेकिन चित्रित मृदभान जो पहली बार साक्ष्य मिला है वह जो है ताम्रपाषाण काल में मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। मेरठ से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से, इधर अपने बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मिले हैं खैराडीह, नरहन और संडवाबीर। खैराडीह कहाँ पे है? बलिया जिले में। यही दो जो है ये बहुत दो इंपॉर्टेंट है। नरहन संस्कृति को हम लोग अभी अलग से देखेंगे। खैराडीह के बारे में देखते हैं। खैराडीह जो है यह बलिया में है, बलिया जिले में स्थित है। खैराडीह में जो है एक ऐसे रोड मिला है और रोड के किनारे किनारे जो है बस्ती बसी हुई मिली है, दोनों किनारे बस्ती बसी हुई मिली है। और यहाँ पे खैराडीह से ताम्रपाषाणकालीन स्थल तो मिले हैं, ताम्रपाषाणकालीन जो है साक्ष्य मिला है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे लौह युगीन साक्ष्य भी मिला है। लौह युगीन के साथ साथ यहाँ से कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं। अब बात करें यहाँ पे खैराडीह की, तो खैराडीह की एक और प्रमुख चीज याद रखना है कि खैराडीह से जो है यहाँ पे धातु शोधन भट्ठी भी मिली है। एक गर्त है, गर्त में वहाँ पे जो है धातु के लिए यानी धातु के निर्माण के लिए एक भट्ठी स्थापित की गई थी, वहाँ से धातुमल भी प्राप्त हुआ है, यानी वहाँ पे धातुओं के औजार बनाए जाते थे। ठीक है। और खैराडीह के एक और प्रमुख तथ्य कि ऋषि परशुराम जो थे, ऋषि परशुराम का जन्म स्थल खैराडीह ही माना जाता है। संडवाबीर की बात करें तो यह जो है राजापुर किसकी जन्मस्थली है? तुलसीदास की। उसी के पास में यह है, यहां से भी जो है ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब नरहन संस्कृति के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यह है बलिया, ये देखिए निकला हुआ पार्ट है, यहाँ पे है बलिया। बलिया के ऊपर यहाँ पे साइड में मऊ है, मऊ के यहाँ जस्ट थोड़ा सा इधर लेते हुए गोरखपुर है। गोरखपुर से 3 स्थल मिले हैं, नरहन के अलावा धुरियापार और इमलीडीह। धुरियापार और इमलीडीह। सबसे पहला स्थल जो है नरहन खोजा गया था। यहाँ इसकी जो है इस संस्कृति में जो है नरहन सबसे पहले यहाँ पे जो है उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ पे 5 स्तर की संस्कृति का पता चला है। इसे 5 स्तर में मतलब पहली संस्कृति है उसका विनाश हुआ है, फिर बीच में गैपिंग, फिर दूसरी संस्कृति, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं। तो 5 संस्कृति को मिला के नरहन संस्कृति नाम दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र में भी हम लोग क्षेत्र देखते हैं कहाँ कहाँ फैला था नरहन संस्कृति। तो जो पहला स्तर था, पहले स्तर को ताम्रपाषाण काल का माना गया है। जो सबसे निचला स्तर है उसको ताम्रपाषाण काल माना गया है। तो यहाँ पे गोरखपुर से 3 स्थान जो महत्वपूर्ण हैं। गोरखपुर कौन कौन सा? नरहन, धुरियापार, इमलीडीह। इसको नरहन संस्कृति इसलिए नाम रखा गया क्योंकि पहला स्थल, ये नाम रखे जाने का यह परंपरा है कि जो पहला स्थल खोजा जाता है स्थल, उसी के नाम पर उस संस्कृति का नाम रख दिया जाता है। तो पहला स्थल नरहन खोजा गया था। ठीक है। नरहन जो है घाघरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अभी इसके बारे में बाद में देख लेते हैं, पहले स्थल देख लेते हैं। यहाँ पे बलिया है, बलिया में हम लोग खैराडीह देख ही चुके हैं। खैराडीह के अलावा एक और स्थल है वैना। वैना के अलावा एक स्थल है वैना के अलावा एक स्थल है भूड़ाडीह। ठीक है। अब यहाँ से बलिया है, बलिया के नीचे यहाँ पर है गाजीपुर, गाजीपुर के नीचे है चंदौली, चंदौली के जस्ट बाएं साइड में है वाराणसी। यहाँ वाराणसी में ही एक स्थल है अकथा, वाराणसी। ये तीनों बलिया। वाराणसी के यहाँ नीचे पे ये सोनभद्र है, सोनभद्र में राजा नल का टीला, राजा नल का टीला। ये सब नाम याद रखिएगा और कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा।
डायरेक्टली पूछ लेता है, और इनका संबंध की संस्कृति से ये भी पूछ लेता है। ठीक है, ये सब नरहन संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। ठीक है, और यहाँ पे सोनभद्र के इधर साइड में है मिर्जापुर। मिर्जापुर से जो स्थल मिला है वह है अगियाबीर। अगियाबीर मिर्जापुर। और इधर पे है प्रयागराज, प्रयागराज में झूसी। ये प्रमुख जो है नरहन संस्कृति का विस्तार यहाँ पे था। नरहन, धुरियापार, इमलीडीह गोरखपुर, खैराडीह वैना और भूड़ाडीह बलिया, अकथा जो है वाराणसी, राजानल का टीला सोनभद्र, और अगियाबीर मिर्जापुर, झूसी प्रयागराज। ठीक है, अब ये नरहन संस्कृति के जो है प्रमुख स्थल थे। अब नरहन संस्कृति के बारे में क्या देखें, विशेषता हम लोग देखते हैं। नरहन जो पहला जो स्थल मिला था वह नरहन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वह कहाँ पे बसा हुआ है, घाघरा नदी के किनारे जो है बसा है, और कहाँ पे, गोरखपुर में। अब इस नरहन संस्कृति की विशेषता क्या थी कि यहाँ के निवासी मुख्यतः जो थे नरहन और मिट्टी के झोपड़ों में रहते थे। किसके, नरहन और मिट्टी के झोपड़ों में रहते थे। और यहाँ के ज़्यादातर स्थलों में जो है खुद जो है उत्खनन किया गया है, तो वहाँ को छत पे सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र मिला है। छिद्र मिला है यानी जो है छत को सहारा देने के लिए खंभे लगाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है नरहन से एक 2 क्रमिक तल्ला स्थल भी मिला है, यानी 2 तल्ले का मकान भी मिला हुआ है नरहन से। ठीक है, और यहाँ से चूल्हे भी मिले हैं, कुछ भंडारगृह पाए गए हैं। तो ऐसी जो इतना जो हम लोगों ने देखा भी पीछे कि पूरा जो इलाका था इसी टाइप के नरहन और मिट्टी के झोपड़ों में रहने, यानी मिलते जुलते जो है सामग्रियाँ पाई गई हैं। इस आधार पर उनको नरहन संस्कृति के आधार पर नरहन संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और इनमें जो पहला स्थल जो नरहन से पाया गया था वह ताम्रपाषाण काल का था। ताम्रपाषाण के बाद जो है मानव को कांसे का ज्ञान हो गया था, कांसे का भी ज्ञान हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता जो कि है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा लोगों को जो है कांसे का ज्ञान हो चुका था। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का जो है सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज के द्वारा किया गया था 1826 में। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज था, इसने हड़प्पा के टीलों को पहले देखा था, उसका उल्लेख किया। उसके बाद 1853 ईस्वी में चार्ल्स कनिंघम जो है वहाँ का दौरा किया 1853 में, फिर 1873 में 2 बार वहाँ पे दौरा किया और वहाँ से कुछ सामग्रियाँ प्राप्त की और अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद 1912 में एक फ्लीट थे, इन्होंने वहाँ से कुछ सामग्री प्राप्त करके उसको उस पे जो है एशियाटिक सोसाइटी आप जो ब्रिटेन में थी वहाँ पे उसमें अपना लेख छापा। लेकिन ये सभी जो है इसका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सके, मूल्यांकन करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन अंग्रेज उस समय अपने आप को उच्च समझते थे और उनको क्या नाम है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भारत की अपनी एक इतनी समृद्ध जो है सभ्यता हो सकती है। और जब कोई अगर मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसका सही व्याख्या प्रस्तुत ही नहीं कर पाएगा। फिर 1921 में जब यहाँ पे जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जब महानिदेशक बने जॉन मार्शल, तो उसके बाद ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा के टीले का पुनः अन्वेषण किया और वहाँ पे जो है उत्खनन कार्य करवाया। उसके बाद जो है हड़प्पा की असली कहानी सामने आई। इसीलिए जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे संदर्भ हम लोग को हड़प्पा के बारे में ज़्यादा अध्ययन न करके हम लोग का तो मेन उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के संबंध में जो है अध्ययन करना। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हम जो है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखते हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो है हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रमुख साक्ष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ में हिंदन नदी के तट पे। ये सब याद रखना है, पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रमुख स्थल आलमगीर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंदन नदी के तट पर। तो एक एक फैक्ट यहाँ पे याद रखना है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में। किस नदी के तट पर? हिंदन नदी के तट पर। और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज के द्वारा। और उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1958 में। अब आलमगीरपुर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे नगरों में रहते थे। लेकिन उसके उलट आलमगीर की एक प्रमुख विशेषता ये थे कि यहाँ के लोग नगरों में नहीं रहते थे बल्कि गाँवों में रहते थे। तो पहली विशेषता यही याद रखना है कि यहाँ के लोग गाँव में रहते थे।
ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे साक्ष्य मिला है किस चीज का, कपास की खेती का। पूछ सकता है हड़प्पा कालीन जो है कपास की खेती का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है, तो हड़प्पा कालीन कपास की खेती का साक्ष्य आलमगीरपुर से मिला है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ हड़प्पा काल के जो है कई बर्तन प्राप्त हुए हैं, उनमें हड़प्पा काल के लेख भी लिखे हुए हैं, लिपि जिनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं मैप से। मैप में यहाँ पे हड़प्पा काल के जो है प्रमुख स्थल हैं। यहाँ पे देखिए मांडा, मांडा जो है अभी तक ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, इसको याद रख लीजिए। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। सबसे जो है पूर्व पश्चिमी स्थल है सुतकागेंडोर, सुतकागेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, ये दैमाबाद है, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में। ठीक है, और यह सबसे अभी तक ज्ञात जो है पूर्वी स्थल सबसे आलमगीरपुर को ही माना जाता है। और इसी के ऊपर है सहारनपुर, सहारनपुर से में भी 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, बड़ा गांव और हुलास। बड़ा गांव और हुलास 2 सहारनपुर जिले में है, इसको याद रखना। बड़ा गांव और हुलास किस जिले में है, सहारनपुर जिले में। यहाँ से भी हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी नई खोजों में जो है संदेह सभ्यता के साक्ष्य बुलंदशहर जनपद के भटपुरा और मानपुरा से, और मुजफ्फरनगर जनपद के मांडी गांव और कैराना क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। और एक थोड़ा सा ये विवादास्पद है, लेकिन याद रखिएगा बस ये कि सनौली गांव जो है अभी ये नया सबसे यही है, सनौली गांव से जो है बागपत जिले, सनौली गांव कहाँ पर है, बागपत जिला। पहला यही याद रखना है कि सनौली गांव बागपत जिला है। यहाँ से 3 नरकंकाल मिले हैं जिनकी लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच है और उनके हाथों में तांबे के कड़े हैं। तो पूछ लेगा कि अभी हाल के उत्खनन में जो है 3 नरकंकाल मिले हैं जिनके हाथों में तांबे के कड़े हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या नाम दे देगा सनौली गांव, वह किस जिले में स्थित है, तो बागपत जिला। ठीक है, अब हड़प्पा काल बीत चुका। अब उसके बाद धीरे धीरे मानव को ज्ञान किसका हो गया, लोहे का। अब जब लोहे का ज्ञान हुआ तो लोहे के ज्ञान होने के बाद उत्पादन और अधिक बढ़ा, और अधिक जब उत्पादन और अधिक बढ़ेगा तो और अधिक नगरों का जो है निर्माण होना शुरू होगा। तो लौह युगीन में अभी निर्माण होना शुरू हुआ है, और यही आगे जाके जो इसी का परिणाम था कि लोहे की जानकारी होने के बाद ही जो उत्पादन इतना बढ़ा कि जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में आपने गेहूं की मंडी लगाई, फिर वहां पे एक फैक्ट्री लगी, तो फैक्ट्री वाला गेहूं खरीदेगा, आप गेहूं के बदले फैक्ट्री का जो उत्पादन होता है वह सामान लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, अन्य चीजें भी वहां पे उत्पादन होने लगेंगी, और इसी तरीके से क्या होगा, फिर वहां पे आज के जमाने में देखें शहरों का निर्माण कैसे होता है कि फिर शॉपिंग मॉल खुला, शॉपिंग मॉल के अगल बगल दुकानें, और वह बढ़ता जाता है और एक शहर का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से वहां जब उत्पादन अधिक हुआ, धीरे धीरे अन्य व्यापार, जब उत्पादन अधिक हुआ, व्यापारी बढ़े, फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, तो इस प्रकार जनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ। और यही आगे चल के जो 16 महाजनपद उत्पन्न हुए, 16 महाजनपदों का परिणाम इसी लोहे की खोज का एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो लौह युगीन संस्कृति का साक्ष्य मिलता है कहां से, महत्वपूर्ण स्थल है एक अहिछत्र और एक अतरंजी खेड़ा। ये 2 नाम तो भूलना ही नहीं है, अहिछत्र और अतरंजी खेड़ा। इसके अलावा हस्तिनापुर, अल्लाह, मथुरा, श्रावस्ती और काम्पिल आदि स्थानों से भी जो है लौह युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लौह युगीन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसको तो याद रखना है सबसे जरूरी, वह है इसका चित्रित धूसर मृदभांड यानी गैरिक मृदभांड। यह क्या होता था, यहाँ पे देखिए चित्र में है, इसमें जो है हल्के धूमिल भूरे रंग के होते थे, और इनमें जो है काले कलर से ये देखिए ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। इनको जो है इन्हीं को चित्रित धूसर मृदभांड या गैरिक मृदभांड कहा गया है। प्रश्न आपका आएगा कि चित्रित धूसर मृदभांड या गैरिक मृदभांड किस संस्कृति की विशेषता थी, नवपाषाण कालीन, हड़प्पा कालीन, ताम्रपाषाण कालीन या लौह युगीन। तो यह लौह युगीन संस्कृति की विशेषता थी। ठीक है, और चित्रित धूसर मृदभांड का जो प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कहां से प्राप्त हुआ है, अहिछत्र से। अहिछत्र कहां है, बरेली जिले में। बरेली जिले का जो रामनगर है, रामनगर गांव, उसी को जो पुराना अहिछत्र था उसकी पहचान रामनगर गांव से ही की गई है।
तो बरेली का जो वर्तमान रामनगर है उसी की पहचान अहिछत्र से की गई है और यहीं से चित्रित धूसर मृदबान का प्राचीनतम यानी प्रारंभिक साक्ष्य चित्रित धूसर मृदबान का, ये नहीं हम लोग मृदबान बोल रहे हैं, चित्रित धूसर मृदबान यानी गैरिक मृदबान का जो है प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा नाम जो याद रखना है हमने कहा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा जिले में। और यह जो है अतरंजी खेड़ा काली नदी के तट पर स्थित है। काली नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। यहाँ से जो है धातु शोधन भट्ठी प्राप्त हुआ है, यानी धातु ये जो लोहे का उपकरण बनाया जाता था तो वहाँ पे जो भट्ठी निर्धारित मतलब कई भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अतरंजी खेड़ा उस समय में जो है उपकरण निर्माण की फैक्ट्री वहाँ पे रही होगी। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा से धातु शोधन भट्ठी प्राप्त हुआ है लौह युगीन। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? एटा जिले में। अब उसके बाद जो है वैदिक काल को पढ़ते हैं हम लोग। वैदिक काल है जो है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल। ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल में आर्य लोग उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं, तो इसको यहाँ पढ़ना नहीं है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में आर्य जो निवासी थे वह मुख्यतः पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार मध्य देश में हुआ। उत्तर प्रदेश को उस समय प्राचीन समय में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता था? मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और मध्य देश का विस्तार कहाँ से था? सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी तक था। ठीक है, और उस समय मध्य देश में जो दो प्रमुख महाजनपद थे कौन कौन थे? कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल। कुरु जो वर्तमान में मेरठ, थानेश्वर और दिल्ली का क्षेत्र है उसी को मिलाकर कुरु महाजनपद था और उसकी राजधानी आसंदीवत थी। यहाँ पे याद रखिएगा, कहीं पर आपको मिलेगा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो हम लोग भी आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग महाजनपद काल में नहीं पहुंचे हैं, अभी हम वैदिक काल में हैं। ठीक है, वैदिक काल में जो कुरु की राजधानी थी वह थी आसंदीवत। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो था पांचाल। पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य की पहचान वर्तमान में देखिए पंचाल का विस्तार कहाँ था? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और यह फर्रुखाबाद में ही जो वर्तमान में काम्पिल्य है उसी की पहचान काम्पिल्य से की गई है और उस समय पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बुद्ध काल में इसकी दो राजधानियां हो जाएंगी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख फैक्ट याद रखना है कि कौशाम्बी एक नगर था। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहां पर किया गया था? कौशाम्बी नगर में। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के ही अंतिम चरण जो है, जब उसका अंतिम चरण है उसी को महाकाव्य काल कहा जाता है। और महाकाव्य काल हम लोग को दो महाकाव्य देखना है थोड़ा सा, और कौन सा है? रामायण। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। कहां पर? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त को ही किस नाम जाना जाता है? बिठूर। बिठूर कहां पर है? कानपुर। यह भी प्रश्न आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। यह किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मावर्त या जिसको बिठूर कहा जाता है, जो कि कानपुर जिले में है, गंगा नदी के तट पर, यहीं पर रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। और यह जो है रामायण इक्ष्वाक वंश, कौशल राज्य था, कौशल राज्य की इक्ष्वाक वंश से यह जो है इसकी कथा इससे संबंधित है। और संस्कृति साहित्य में रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, और रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। और महाभारत की कहानी किस से संबंधित है? हस्तिनापुर के कुरुवंश से संबंधित है। और महाभारत का जब प्राचीन नाम था, महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। और इसमें जो है महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए महाभारत को शतसाहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, शतसाहस्त्र संहिता के नाम से किसको जाना जाता है? महाभारत को। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद
जो है कैसे महाजनपद का निर्माण हुआ, महाजनपद कैसे हुए, लोहे की क्या उनकी भूमिका थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। बाकी विस्तृत चर्चा जो है इतिहास के अंतर्गत की जाएगी। हम लोग का देखना है कि ये महाजनपद के उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख फैक्ट क्या है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 16 महाजनपद कहाँ था, और इनमें से 8 महाजनपद का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में था। तो उनको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए पहला जो है कंबोज जो वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेते हुए कंबोज था। यहाँ पे था गंधार। जो हम लोग का देखना है 8 उत्तर प्रदेश में कौन कौन था। पहला देखिए कुरु, ये जो दिल्ली मेरठ थानेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पे कुरु महाजनपद था। दूसरा है पंचाल में कौन सा इलाका था, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तीसरा हम लोग का देखिए यहाँ पे है सूरसेन, यह है सूरसेन। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर सूरसेन था। चौथा ये कौन सा है, वत्स कौन था, इलाहाबाद और कौशाम्बी के इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र कौशाम्बी को लेते हुए। और यह है चेरी, बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रश्न ये भी याद रखना, पूछ लेता है कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, क्योंकि एक प्रश्न आया हुआ है कौशल, अवध क्षेत्र का पुराना नाम क्या था। तो अवध क्षेत्र यहाँ पे देखिए 6वां है, अवध क्षेत्र का ही पुराना नाम कौशल था। ठीक है, 6 हो गया। 7वां हमारा है मल्ल, ये जो देवरिया और कुशीनगर गोरखपुर का इलाका है वहां पे मल्ल गणराज्य था। और 8वां कौन सा है, काशी। तो ये हमारे 8 जो महाजनपद थे यह उत्तर प्रदेश में थे। और सबसे दक्षिण में देखिए असमक, यह भी प्रश्न आया हुआ है कि सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन था, असमक। ठीक है, अब इन हम 8 महाजनपद के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। पहला है कुरु का विस्तार हम लोगों ने देखा दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की अब जब बुद्ध काल में आने के बाद कुरु की राजधानी क्या हो गई, इंद्रप्रस्थ। और जो हस्तिनापुर शहर था प्राचीन समय में प्रसिद्ध हस्तिनापुर शहर, यह जो है कुरु महाजनपद में ही स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है पांचाल जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। और इसकी राजधानी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कंपिल। पांचाल 2 भाग में थे, एक की राजधानी अहिछत्र थी, दूसरे की राजधानी कंपिल। अहिछत्र जो है, अहिछत्र में हम लोगों ने देखा कहां पर है, बरेली जिले में वर्तमान में है। और कंपिल कहां पर है, फर्रुखाबाद जिले में है। ठीक है, सूरसेन मथुरा था आसपास के क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। ठीक है, और सूरसेन का जो है बुद्ध के समय सूरसेन का जो शासक था वह था अवंतीपुत्र। और यह जो है अवंतीपुत्र बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। वत्स प्रयागराज था, आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर वत्स महाजनपद बनता था। और इसकी राजधानी थी कोसम यानी कौशाम्बी। ये महाजनपद और राजधानी, ये नाम याद रखिएगा, इस पे प्रश्न बनता है। और क्षेत्र, तीनों चीज याद रखना है। ठीक है, मल्ल महाजनपद देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर का क्षेत्र जो है लेकर मल्ल था। पावा जो है पररौना, जो कुशीनगर का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, पररौना। नाम तो जिला कुशीनगर है लेकिन उसका मुख्यालय पररौना, तो उसी का जो है पावा नाम था। और कुशीनगर या कसया, उस समय नाम कसया था। ये दोनों राजधानी मल्ल की थी। ठीक है, कौशल अवध क्षेत्र का है। और इसकी राजधानी, रामायण काल में इसकी राजधानी साकेत थी। साकेत जो है अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। रामायण काल में उसकी एकमात्र राजधानी थी साकेत। लेकिन बुद्ध काल आते आते इसके 2 भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी, और दक्षिणी भाग की राजधानी कौन थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती की पहचान किससे की गई है, वर्तमान में श्रावस्ती जिले में स्थित सहेत महेत से। यह भी याद रखिएगा, सहेत महत की पहचान ही श्रावस्ती से की गई है। चेदी, यह जो है इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, बुंदेलखंड क्षेत्र में है सोत्थिवती। और महाभारत में इसका उल्लेख सुक्तिमती के नाम से किया गया है। सुक्तिमती की जो पहचान है वह सोत्थिवती से ही की जाती है। महाभारत में आपने नाम सुना होगा शिशुपाल का जो है वध कृष्ण भगवान ने किया था। यह शिशुपाल इसी चेद महाजनपद का ही राजा था। ठीक है, और सबसे अंतिम जो महाजनपद है वह है काशी महाजनपद। वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर काशी महाजनपद का निर्माण होता था और काशी की राजधानी काशी थी। तो ये हम लोग का महाजनपद तक हो गया।
अब आज का वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास होगा वह होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आज का वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और साथ में शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर कोई भी समस्या है या कोई भी डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।